वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सब ने पार्ट वन देख लिया है और उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट वन मिस कर दिया है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि जो रिदम हमने वहाँ सेट की थी उसी को हम अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया था, लेकिन अब हम बात करेंगे यूनिट के और गेम चेंजर सेक्शंस के बारे में, जहाँ से सी एस आई नेट अक्सर स्टूडेंट्स को फास्ट लेता है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं हूँ पीयूष लक्ष्कार और आज हम डिकोड करेंगे वो ट्रिकी टॉपिक्स जो आपको स्कोर को 10x बूस्ट कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं आज के मेन कॉन्सेप्ट पर। आज का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई सेंस ऑर्गन के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें विजन एंड फोटो ट्रांजैक्शन के मैकेनिज्म्स के बारे में। विज फोटो ट्रांजिशन का मैकेनिज्म बहुत काउंटर इनिशिएटिव है, इसलिए ध्यान से सुनना। बात करें डार्क में, तो अंधेरे में CGMP लेवल्स हाई होते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं और फोटो रिसेप्टर डीपोलराइज होकर लगातार इनहिबिटरीज ग्लूटामेट ट्रांसमीटर्स रिलीज कर रहे होते हैं। लाइट के अंदर लाइट आते ही CGMP लेवल्स कम हो जाता है, सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और फोटो रिसेप्टर हाइपरपोलराइज हो जाते हैं। ग्लूटामेट रिलीज स्टॉप हो जाता है, जिससे बाइपोलर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। CSI नेट ट्रैप यहाँ पर इस तरह से है कि लाइट आने पर फोटो रिसेप्टर डीपोलराइज नहीं बल्कि हाइपरपोलराइज होते हैं। इसमें रॉड्स नाइट विजन्स के लिए और कॉन्स कलर विजन्स के लिए जो फुए में कंसंट्रेशन होती है। अब आते हैं सेंसरी ऑर्गन्स पर, यानी हियरिंग एंड प्रैक्टिकल्स पर। हेयरिंग में साउंड वेव्स पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है और फिर वहां से ऑसिकल्स फोर्स को एम्पलीफाई कर देती है। ये वाइब्रेशन कोकेलीज के अंदर जाते हैं, जहां ऑर्गन्स ऑफ कॉटी बेजिलर मेम्ब्रेन्स पर बैठा होता है। यहाँ हेयर सेल्स हमारे यहाँ हमारे हेयर सेल्स मेकेनोरेसेप्टर्स है। इन स्टेरियोसिलियास के झुकने से मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। एक यूनिक बात, क्लोएका के एंडोलिम्स बहुत ही हाई पोटेशियम कंसंट्रेशंस वाले होते हैं। टैक्टिकल रिस्पॉन्स यानी टच के लिए स्किन में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। पैसिनियन कॉर्पुकल्स डीप प्रेशर्स और वाइब्रेशंस के लिए होते हैं, जो रैपिड एडेप्टेशंस में होते हैं। देन मेसनर कॉर्पस्कुल्स टच लाइट के लिए होते हैं और मार्केल डिस्क सस्टेन्ड प्रेशर्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन एफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के ऊपर। उसमें हम बात करेंगे किडनीज एंड नेफ्रॉन एनाटॉमी के ऊपर। हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन है। इसके पार्ट्स का सीक्वेंस याद रखना: ग्लोमेरुलर्स, देन PCT, देन लूप ऑफ हेल्ने, देन DCT एंड लास्ट कलेक्टिंग डक। कंपैरेटिव एक्सक्रीशन में CSIR मैच द फॉलोइंग देता है। बात करें अमेनोटेलिक यानी एक्वाटिक एनिमल्स, इन्हें अमोनिया निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। सेकेंड है यूरोटेरिक, लाइक मैमल्स और एडल्ट एम्फीबियंस में होता है, जहाँ यूरिया निकलता है। एंड थर्ड है यूरिकोटेलिक, जिसमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आते हैं जो यूरिक एसिड निकालते हैं, जो टॉक्सिक नहीं होता और पानी बचा लेता है। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन के ऊपर। यूरिन फॉर्मेशन के चार मेन स्टेप्स है। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में प्लाज्मा फिल्टर होता है, जिस होता है साइज और चार्ज के बेसिस पर, और GFR नॉर्मल 125 ml पर मिनट्स में होता है। सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ PCT में 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और 65% सोडियम प्लस वाटर रीअब्जॉर्ब होता है।
थर्ड है सिक्रीशन। ब्लड से हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन ट्यूब्यूल्स में डाले जाते हैं ताकि पीएच मेंटेन रहे। और फोर्थ है कंसंट्रेशन। ये मेमेलियन अडेप्टेशन है जहां एडीएच कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन्स ओपन करता है जिससे पानी रीअब्जॉर्ब होता है और यूरिन कंसंट्रेट होता है। अब बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में। जब ब्लड प्रेशर या फ्लूइड वॉल्यूम गिरता है तो रेस सिस्टम एक्टिवेट होता है। फर्स्ट है मोक्यूलर डेंसा, लो सोडियम डिटेक्ट करता है और जेजी सेल्स रेनिन रिलीज करती है। फिर ये रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजिनोटेंसिन 1 में बदलती है। फिर लंग से निकलने वाला ACE एंजाइम इसे एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है। देन एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है, डायरेक्ट वेसो कॉन्ट्रैक्शन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाना। देन एल्डोस्टेरोन DCT में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है जिससे पानी भी पीछे पीछे आता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कैसे होता है। बॉडी का पीएच हमेशा 7.35 से 7.45 के बीच टाइटली रेगुलेटेड होना चाहिए। बात करें पीएच रेगुलेशन की तो इसके लिए 3 लाइन ऑफ डिफेंस काम करते हैं। सबसे फास्ट है बफर काम करता है, जैसे बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन्स। फिर लंग्स आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर एसिड कम करते हैं। और आखिर में है किडनीज आती है जो हाइड्रोजन आयन सीक्रेट करके करके और नए कार्बोनेट आयन बनाकर पीएच को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस की। तो सोडियम हमारा प्राइमरी ECF कैटायन है जो अल्डोस्टेरोन और ANP से रेगुलेट होता है। पोटेशियम प्राइमरली ICF कैटायंस है जिसे अल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है। कैल्शियम का लेवल PTH और कैल्सिटोनिन का के बैलेंस से चलता है। अब बात करते हैं CSI नेट एग्जाम ट्रैप के बारे में। फर्स्ट है परमेबिलिटी के ऊपर। डिसेंडिंग लिम्ब सिर्फ वाटर के लिए परमेबल है, आयंस के लिए नहीं, इसीलिए फिल्टरेट कंसंट्रेट होता है। असेंडिंग लिम्ब सिर्फ NaCl के लिए परमेबल है, पानी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ सॉल्ट बाहर निकलता है। तो ये है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का डिफरेंस। सेकेंड ट्रैप की बात करें तो मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर। याद रखना कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म लूप ऑफ हेल ने जनरेट करता है, पर वासा रेक्टा इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने वाला एक्सचेंजर है। अगर वासा रेक्टा नहीं होता तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वॉश आउट हो जाता। अब बात करते हैं सेक्शन G की, थर्मो रेगुलेशन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर कंट्रोल करना हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है जो एक थर्मोस्टेट की तरह है। बात करें हीट लॉस की तो जब गर्मी लगती है तब एंटीरियर हाइपोथैलेमस वेसोडाइलेशन और स्वेटिंग स्टार्ट करवाता है। और नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन। जब ठंड लगती है तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस वेसो कॉन्ट्रैक्शन और शिवरिंग स्टार्ट करवाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के लिए थायराइड हार्मोन्स और एपिनेफ्रिन काम करते हैं। बाकी फिजिकल मेथड्स में रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन और एवापोरेशन शामिल है। बात करें कंफर्ट जोन एंड एक्लिमेटाइजेशंस की तो थर्मो न्यूट्रल जोन्स वो रेंज है जहां हमें अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खर्चनी पड़ती है। BMR स्टेबल रहता है इस जोन के ऊपर या नीचे जब जहाँ पर भी बॉडी स्वेटिंग या शिवरिंग के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। सेकंड है एक्लिमेटाइजेशन। वो फिजियोलॉजिकल बदलाव है जो हम बड़े टाइम में
या फिर लाइक डेज और वीक्स में इन्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। बात करें गर्मी में तो स्वेट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पर एल्डोस्टेरोन की वजह से उसमें सॉल्ट लूज कम हो जाता है। बट ठंड में हम अपनी बॉडी में ब्राउन फैट डिपॉजिट बढ़ा लेते हैं ताकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ सके। अब बात करते हैं सी एस आई नेट एग्जाम ट्रैप के बारे में। तो यहाँ पे ट्रैप है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के ऊपर। सी एच आर पूछेगा कि बिना शिवरिंग के गर्मी कैसे बनती है। इसका जवाब है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में UCP1 यानी थर्मोजेनिन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस से अनकपल्स कर देता है। नॉर्मली प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेसिस से होकर एटीपीज बनाते हैं, पर UCP1 इन प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में जाने का एक शॉर्टकट रास्ता दे देते हैं। क्योंकि एटीपी नहीं बना, इसलिए पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसको अनकपलिंग कहते हैं और ये ट्रैप कॉन्सेप्ट है। हीट बनती है पर एटीपी बिल्कुल नहीं बनती इस केस में। अब बात करते हैं सेक्शन एच स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन के बारे में। बात करें स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में, कि अब समझते हैं कि हमारी बॉडी स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती है। इसे जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम्स या GAS कहते हैं। इसके 3 मेन फेजेस होते हैं। पहला है अलार्म फेज। ये हमारा इमीडिएट फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, सिनेप्थेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेड्यूला एक्टिव हो जाते हैं और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। इस वक्त एनर्जी के लिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस बहुत बढ़ जाती है। सेकेंड है रेजिस्टेंट फेज। अगर स्ट्रेस लंबा चले तो बॉडी लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट करती है। यहाँ HPA एक्सिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू बॉडी सस्टेन ग्लूकोज प्रोवाइड करती है और फैट प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। थर्ड है एग्जॉशन फेज। अगर स्ट्रेस फिर भी रिजॉल्व ना हो तो लिपिड रिजर्व वर्क खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस फेल हो जाता है और इम्यून सप्रेशन के साथ साथ ऑर्गन फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CSI नेट एग्जाम ट्रैप के बारे में। द पाथवे। हाइपोथैलेमस से CRH निकलता है जो एंटीरियर प्यूटरी को ACTH निकलने के लिए बोलता है और फिर फाइनल टारगेट एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकालता है। सेकेंड है मेटाबॉलिक ट्रैप। कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिक इफेक्ट एक एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। ये मसल्स और फैट सेल्स में ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट करता है, जबकि लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहे। अब बात करते हैं इम्यून ट्रैप के बारे में। तो कॉर्टिसोल स्ट्रांगली इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ये फोस्फोलाइपेज A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके पूरे इम्यून रिस्पॉन्स को दबा देता है। नेक्स्ट है सेक्शन आई डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम बात करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड BMR के बारे में। यहाँ एंजाइम्स और उनकी लोकेशन बिल्कुल फिंगर टिप पर होनी चाहिए। बात करें स्टमक की तो यहाँ पेप्सिन मिलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इसे काम करने के लिए एकदम लो पीएच यानी एसिडिक पीएच चाहिए होती है। सेकेंड है पेंक्रियाज। यहाँ अमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करता है, जो और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के लिए होता है, जो बेसिक पीएच पर एक्टिव होता है। और थर्ड है लाइपेज जो फैट को डिग्रेड करता है। थर्ड, अब बात करते हैं बाइल्स के बारे में। ध्यान रखना बाइल्स में कोई एंजाइम्स नहीं होते, ये सिर्फ फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन की वेलाई और माइक्रोवेलाइज में होता है। साथ ही BMR यानी बेजल मेटाबॉलिक रेट को समझिए। ये रेस्ट की स्टेट में आपकी मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर है। इसे प्राइमरीली थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। BMR मेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि मसल्स मास ज़्यादा होता है और एज बढ़ने के साथ ये डिक्रीज होता है। एक्स्ट्रा एनर्जी को बॉडी लिवर मसल्स में ग्लाइकोजन्स और एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में स्टोर करती है। अब बात करते हैं CSI नेट एग्जाम ट्रैप्स के बारे में।
इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शंस के ट्रांसपोर्टर्स में बात करें तो एंटेरोसाइट्स की दोनों मेम्ब्रेन्स पर ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग होते हैं और सीएसआर यहाँ हमेशा ऑप्शंस मिक्स करता है। फर्स्ट है एपिकल मेम्ब्रेन्स। जब खाना इंटेस्टाइन्स के ल्यूमेन से सेल्स के अंदर आता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमेशा SGLT1 सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, जहां सोडियम को ट्रांसपोर्ट होता है, पर फ्रुक्टोज इस रास्ते से नहीं, वो जाता है GLUT5 से। ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 2025 के अंदर कि फ्रुक्टोज का जो डिफ्यूजन है वो कौन सा रिसेप्टर ये करता है, तो उसका आंसर था GLUT5। अब बात करते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। जब इन सारे मोनोसेकेराइड्स को सेल से बाहर निकालकर ब्लड में जाना होता है तो चाहे वो ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो या फ्रुक्टोज हो, सारे के सारे सिर्फ GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू एग्जिट करते हैं। इसे इसे मैन्युअली मार्क करके याद रखना। और जैसे मैंने पहले कहा कि GLUT5 के लिए फ्रुक्टोज होता है, तो ग्लूट ग्लूट नाम है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ग्लूकोज, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन जे के बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उसके मैकेनिज्म को। हार्मोनल कंट्रोल का एक मेजर एक्सिस होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलवाते हैं, और वो आगे जाकर टारगेट ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड, एड्रिनल एंड गोनाड्स को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स के फंक्शन को हम उनके नेचर के बेसिस पर दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। ये सरफेस रिसेप्टर जैसे कि GPCR और आरटीके इस पर बाइंड करके करते हैं, क्योंकि ये सेल्स मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। ये अंदर सिग्नल भेजते हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर जो कि CMP, IP3 और DEC का यूज़ करके इसके एग्जाम्पल्स है इसके सेकेंडरी मैसेंजर का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है इंसुलिन, ग्लूकागॉन्स और FSH। नेक्स्ट है स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये लिपोफिलिक होते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर देते हैं। इनके रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होते हैं, और ये बाइंड होने के बाद डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड गेमेटोजेनेसिस की। गेमेटोजेनेसिस में बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एक प्राइमरी सेल से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं, पर oogenesis अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 और मेटाफेज 2 पर, और इसमें सिर्फ एक फंक्शनल ओवम और बाकी पोलर बॉडीज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 मेन फेजेस को ध्यान से समझिए। पहला है फॉलिकुलर फेज, जहां FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है और ये ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। सेकंड है ओव्यूलेशन, जो डे 14 पर होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एक मैसिव LH सर्ज आता है जो ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है। एंड थर्ड है ल्यूट्रल फेज। ओव्यूलेशन के बाद बचा हुआ फॉलिकल कैप्सूल कार्पुलस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करता है जो एंड्रोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं CSI नेट एग्जाम ट्रैप्स के बारे में। CSI ये टॉपिक बहुत पसंद है इंसुलिन रिसेप्टर मैकेनिज्म्स के ऊपर। ट्रैप 1 है द रिसेप्टर्स के ऊपर। ज़्यादातर पेप्टाइड हार्मोन्स GPCR यूज़ करते हैं, पर इंसुलिन ये एक स्पेशलाइज्ड पाथवे यूज़ करता है और इसका रिसेप्टर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस यानी RTK। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको GPCR में मत डालना। ट्रैप 2 है द कास्केट के ऊपर। मैकेनिज्म ध्यान से सुनो। जब इंसुलिन बाइंड करता है तो रिसेप्टर्स के टायरोसिन रेसिड्यूज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये आगे IRS1 को रिक्रूट करता है जो IP3K को एक्टिवेट करता है, जो आगे चलकर करता है ATK और PKB को एक्टिवेट करता है। ट्रैप 3 बात करें, द फाइनल रिजल्ट। इस पूरे कास्केट का नतीजा क्या होता है? मसल्स और एडिपोज टिश्यूज के अंदर बैठे हुए GLUT4 ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन पर आकर लग जाते हैं, जिसे ग्लूकोज तुरंत सेल्स के अंदर एंटर कर पाता है। इस सीक्वेंस को एज इट इज याद रखना।
और इसी के साथ हमने यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी को पूरा मास्टर कर लिया है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी का पूरा मास्टर रिवीजन परमानेंटली कंप्लीट कर लिया है हमने, अपने ब्लड सर्कुलेशन से लेकर नर्वस सिस्टम और अब एंडोक्राइनोलॉजी तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और एग्जाम में मेरे बताए हुए CSI नेट ट्रैप से बच कर रहना। अगर आपने इन मैकेनिज्म्स को प्रॉपरली मैप कर लिया है तो सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के क्वेश्चंस आप सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। अगर आज के इस वन शॉट सेशन से आपको वैल्यू मिली है तो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो वीडियो को अपने सारे ग्रुप में जरूर शेयर करना और इसे एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही हाई हील्ड पॉइंट टू पॉइंट CSI नेट वन शॉट रिवीजन के लिए अपने चैनल पीयूष लक्षकार को सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट JRF को अपने दिमाग में रखिए, पूरी मेहनत करते रहिए और आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।